चैप्टर 161 टू 170 अम्यूजमेंट पार्क। अभिनव और उसके साथियों के पहुंचने के बाद वे तुरंत घटनास्थल की ओर बढ़े। दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा थी। बिल्कुल बीच में एक अच्छे फिगर वाली खूबसूरत महिला की छाती में रीबार घुस गया था। कहा जाता है कि वह मैनेजर सुमन है, मयंक नड्डा की पत्नी। वह आज अपने बच्चों के साथ अम्यूजमेंट पार्क आई थी और दुर्भाग्य से ये दुर्घटना हो गई। जिस पल दुर्घटना हुई वह अपने बच्चों को बचा रही थी, इसलिए वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह अम्यूजमेंट पार्क निश्चित रूप से बर्बाद हो गया है। उन्हें बाद में जवाबदेह ठहराया जाएगा। इतनी गंभीर चोटों के साथ क्या उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है? अगर उन्हें नहीं बचाया जा सका तो मयंक नड्डा कितने क्रोधित होंगे। डॉक्टर आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये निराशाजनक है। चोटें बहुत गंभीर हैं। हर कोई बात कर रहा था। अभिनव और अन्य लोगों के पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत भीड़ को डांटा, तुरंत रास्ता बनाओ। भीड़ छंट गई और अभिनव उस महिला के पास गया जो सबसे गंभीर रूप से घायल थी और उसकी स्थिति की जांच की। हमें इस रीबार को जल्दी निकालना होगा, वरना उनकी जान खतरे में है, अभिनव ने जल्दबाजी में कहा। सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल के एक इमरजेंसी डॉक्टर ने उपहास किया। क्या तुम पागल हो? यह व्यक्ति बचने से परे है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने कहा कि वह बचने से परे हैं? वह अभी भी सांस ले रही है, अभिनव ने पलटवार किया। तुम बस एक छोटे से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, तुम क्या जानते हो? यहाँ तक कि तुम्हारी डायरेक्टर सिमर्न भी उन्हें नहीं बचा सकी। इतनी गंभीर चोटों के साथ यदि तुम रीबार बाहर निकालते हो तो ये तुरंत धमनी टूटने का कारण बनेगा और अत्यधिक खून बहने के कारण सदमे से उनकी मृत्यु हो जाएगी, उस इमरजेंसी डॉक्टर ने कहा। उसने इस तरह के बहुत से मामले देखे थे कि वह निष्कर्ष निकाल सके कि वह बचने से परे थी। अभिनव ने गंभीरता से कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम उन्हें नहीं बचा सकते इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे नहीं बचा सकते। एक तरफ हटो, मैं उन्हें बचाने के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के तरीकों का उपयोग करने जा रहा हूँ। ठीक है, चूंकि तुम उन्हें बचाने के लिए इतने दृढ़ हो, जब उनका परिवार किसी को दोष देने के लिए आएगा तो तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। वैसे भी ये मेरी समस्या नहीं है। उन ठंडे शब्दों के साथ इमरजेंसी डॉक्टर एक उदासीन दर्शक की तरह खड़ा हो गया। अभिनव ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। कितने डॉक्टर्स बेनेवलेंट हार्ट की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में कितने इस पर खरे उतरते हैं? जिम्मेदारी लेने से डरते हुए उनमें कोशिश करने का साहस भी नहीं है। वास्तव में डॉक्टर के पवित्र पेशे को कलंकित कर रहे हैं। उस पल अभिनव ने अपना एक्यूपंक्चर बैग निकाला और उसमें से उसने 9 गोल्ड नीडल्स निकाली। सिमर्न चिंतित होकर बोली, अभिनव, तुम उनका इलाज कैसे करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हें भरोसा है? मैं गोल्ड नीडल्स के साथ उनकी रक्त वाहिकाओं को सील करने की योजना बना रहा हूँ। फिर रीबार को हटा दूंगा। जहाँ तक भरोसे की बात है, मेरे पास 100% निश्चितता नहीं है, लेकिन अगर केवल 1% भी है तो भी मैं कोशिश करूंगा, अभिनव ने कहा। क्योंकि कोशिश न करने का मतलब है कि उनका मरना 100% निश्चित है। एक डॉक्टर के रूप में अगर मैं उदासीनता से खड़ा रहता हूँ जब मेरे सामने एक मरीज मर जाता है, तो यह चिकित्सा पेशे का सबसे बड़ा अपमान होगा। अभिनव के बोलना समाप्त करने के बाद सिमर्न ने भारी मन से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं भी मदद कर सकती हूँ। अनिका ने भी कदम आगे बढ़ाया। महिला को बचाने की कोशिश करने के लिए तैयार डॉक्टरों की पूरी टीम में केवल मेरानूर के ये 3 विजिटिंग डॉक्टर्स शामिल थे। स्विश स्विश स्विश, अभिनव ने फिर महिला के शरीर में 9 गोल्ड नीडल्स डाली। उसने उसके सीने के क्षेत्र में रक्त वाहिकाओं को सील कर दिया। इस दृश्य को देखकर सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्टरों के होठों पर एक मजाकिया उपहास था। कुछ सुइयां रक्त वाहिकाओं को सील कर सकती हैं, क्या मजाक है? हालांकि इस पल उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। अभिनव द्वारा
9 गोल्ड नीडल्स डालने के बाद उसने महिला की छाती से बाहर निकले रीबार को पकड़ा और जोर से खींचा। रीबार हटा दिए जाने के बाद कोई भारी रक्तस्राव नहीं हुआ। कैसे? ये कैसे संभव है? वे सभी दंग रह गए। यह वैज्ञानिक नहीं है। कुछ गोल्ड नीडल्स रक्त वाहिकाओं को सील कर सकती हैं। यहाँ तक कि सिमर्न भी जो उसने देखा उससे हैरान थी। क्या यह ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन? यह चमत्कारी है। अभिनव, मैं भविष्य में तुमसे सीखना चाहती हूँ। सिमर्न कहे बिना नहीं रह सकी। अभिनव ने जल्दी से कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके शरीर पर कई घाव हैं। डायरेक्टर सिमर्न, कृपया उनकी अन्य बाहरी चोटों का ख्याल रखें। सिमर्न ने तुरंत सिर हिलाया और इलाज में शामिल हो गई। अभिनव ने पाया कि महिला वास्तव में गंभीर रूप से घायल थी। उसके चेहरे की त्वचा लगभग पूरी तरह से घिस गई थी। भले ही रीबार जो उसकी छाती को भेद रहा था, सबसे घातक चोट, हटा दी गई थी, वह अभी भी तुरंत नहीं जागी। अभिनव एक्यूपंक्चर जारी रखने वाला था, लेकिन इमरजेंसी डॉक्टर जो पहले बोला था, फिर से कहा, भले ही तुमने उसकी छाती से रीबार को सफलतापूर्वक हटा दिया हो, यह बेकार है क्योंकि उसे इंट्राक्रैनियल हेमरेजिंग भी है। चुप रहो। अगर तुम उसे बचाने की हिम्मत नहीं करते तो मुझसे बात मत करो। अभिनव ने उसे घूरते हुए ठंडक दी। इमरजेंसी डॉक्टर तुरंत अभिनव से निकलने वाली आभा से भयभीत हो गया और सहज रूप से कई कदम पीछे हट गया, लगभग जमीन पर गिर गया। अभिनव ने उसे नजरअंदाज कर दिया और गोल्ड नीडल्स के साथ जारी रखा। स्विश, स्विश, स्विश। सबसे पहले अभिनव ने गोल्ड नीडल्स के साथ महिला के सिर में रक्तस्राव बिंदुओं को सील कर दिया। फिर ताई इन यांग डिवाइन नीडल्स से ब्लडलेटिंग नीडल मेथड का उपयोग करते हुए उसने उस खून को बाहर निकाला जो पहले से ही उसके मस्तिष्क में लीक हो गया था। लीक हुआ खून उसके मस्तिष्क के ऊतकों को संकुचित कर रहा था, जिससे उसे झटका और बेहोशी हो रही थी। इसलिए केवल उस खून को बाहर निकालकर ही उसे संभवतः बचाया जा सकता था। हिस, एक चमत्कारी दृश्य सामने आया, क्योंकि अभिनव के मार्गदर्शन में गोल्ड नीडल्स के साथ वे लाल हो गई, एक नाली की तरह काम करते हुए उसके सिर से ताज़ा खून बाहर निकाल रही थीं। क्या वास्तव में किसी को इस तरह बचाया जा सकता है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर संशय में थे, क्योंकि इलाज और जान बचाने का ये तरीका उनकी चिकित्सा विज्ञान की समझ से परे था। कफ, कफ। हालांकि ठीक उसी पल वह महिला जो जमीन पर लेटी हुई थी, जिसे उन्होंने लगभग मृत घोषित कर दिया था, ने कुछ खांसी की। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। जब महिला ने सूखी खांसी की और उस पल अपनी आंखें खोलीं, तो भीड़ से जयकार गूंज उठी। हे भगवान, उसने वास्तव में उसे पुनर्जीवित कर दिया। यह युवक कौन है? उसकी मेडिकल आर्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। यह कहना कि वह उसे मौत के मुंह से वापस ले आया, अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर तड़ 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 चर्चाओं के बीच तालियों की गड़गड़ाहट भी फूट पड़ी। यह ताली अभिनव के लिए थी। उस समय अभिनव का माथा पसीने से ढका हुआ था। लगातार एक्यूपंक्चर ने उसे बहुत थका दिया था, लेकिन यह सार्थक था, क्योंकि सबसे गंभीर रूप से बीमार मरीज को बचा लिया गया था। हालांकि बचाव अभी खत्म नहीं हुआ था। अभिनव, सिमर्न और अन्य लोग मरीजों के इलाज में डूबते चले गए। वे आपातकालीन डॉक्टर जो पहले हिचकिचा रहे थे, वे भी प्रेरित हुए और इलाज में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। अन्य पीड़ित उस महिला की तरह गंभीर नहीं थे, लेकिन उन्हें अभी भी तत्काल उपचार की आवश्यकता थी। अन्यथा उपेक्षा करने पर मामूली चोटें भी घातक हो सकती थीं। जल्द ही दर्जनों लोगों की चोटों का इलाज कर दिया गया। कोई जानलेवा चिंता न रहने पर उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया गया, जो फिर उन्हें अस्पताल ले गई। जहां तक अभिनव की बात है, वह इतना थक गया था कि वह गिरने के करीब था। इनर क्यूई का उपयोग करते हुए इस प्रकार का बड़े पैमाने पर उपचार बहुत अधिक खपत वाला था। यहां तक कि उसके लिए भी यह सहन करने के लिए बहुत अधिक था। एक धड़ाम के साथ अभिनव ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन केवल चक्कर महसूस किया।
वह खुद को स्थिर नहीं कर सका और बेहोश हो गया। प्रतिक्रिया करने में तेज, अनिका उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। अपनी बाहों में बेहोश अभिनव को देखते हुए अनिका की आंखें कोमलता से भर गईं। उसने धीरे से उसके गाल को सहलाया, मधोशी में सोचते हुए कि यह आदमी जीवन भर के लिए उसके दिल में सबसे बड़ा नायक होगा। सिमन ने भी अभिनव को कोमलता से देखा, यह महसूस करते हुए कि हालांकि वह बेहोश था और इस पल कुछ थका हुआ लग रहा था, वह अपने सबसे करिश्माई रूप में था। फिर जब अभिनव जागा तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। अनिका उसके बगल में थी, उसकी देखभाल कर रही थी। अभिनव, तुम जाग गए, अनिका ने खुशी से करीब आते हुए कहा। अभिनव ने अपने दिल में गर्मी महसूस की और कुछ शर्मिंदगी से कहा, अनिका जी, मुझे वास्तव में खेद है। मैं बीमारों को ठीक करने और लोगों को बचाने गया था और अब मैं आपकी देखभाल में एक मरीज बन गया हूं। अरे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अनिका ने अपना हाथ हिलाया, और सिर्फ मैं ही आपकी देखभाल नहीं कर रही हूं, डायरेक्टर सिमन भी कर रही हैं। वह भी मेरी देखभाल कर रही हैं, ये अभिनव उत्सुक था। बेशक, अनिका ने अचानक अपनी आवाज धीमी की और कहा, अभिनव, मुझे संदेह है कि डायरेक्टर सिमन तुम्हें पसंद कर सकती हैं। उसने जल्दी से कहा, अनिका जी, बकवास मत करो। डायरेक्टर सिमन मुझे कैसे पसंद कर सकती हैं? एक महिला की अंतर्ज्ञान, अनिका ने फुसफुसाया, डायरेक्टर सिमन एक अच्छी इंसान है और बहुत सक्षम है। अगर तुम्हें उनसे शादी करनी पड़ी तो मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा होगा। उस समय तक वह तुम्हारी आधिकारिक पत्नी हो सकती है। मैं तुम्हारी रखैल बनूंगी। अभिनव। उसने अनिका के सीने के क्षेत्र को देखा, मन ही मन सोच रहा था कि अनिका वास्तव में कितनी उदार थी। अनिका खुद से बात करती रही, अभिनव, हालांकि जान बचाना और इलाज करना एक अच्छी बात है, तुम्हें भविष्य में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या तुम चाहोगे कि मैं एक विधवा की तरह रहूं? अजीब महसूस करते हुए अभिनव केवल इतना कह सका, चिंता मत करो अनिका जी, मैं ठीक हूं। देखो, मैं अभी खड़ा भी हो सकता हूं। इतना कहने के बाद वह सीधे अस्पताल के बिस्तर से उठ गया। वास्तव में ठीक हो तो आज रात मुझे कोशिश करनी पड़ सकती है, अनिका अभिनव की बाहों में झुक गई, एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। अभिनव ने अपने दिल में आह भरी, यह सोचते हुए कि उसे जल्द ही 9 शिफ्ट लॉन्जेविटी सीक्रेट के तीसरे स्तर को तोड़ने की जरूरत है, वरना वह वास्तव में अनिका के प्रलोभनों का विरोध नहीं कर पाएगा। सॉफ्ट बोन कॉन्स्टिट्यूशन का आकर्षण कोई मजाक नहीं था। यह आरोही शाह के 100 फ्लावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से कम नहीं था। वह कुछ और कहने ही वाला था कि उसने बाहर से कदमों की आहट सुनी। यह देखकर दोनों जल्दी से अलग हो गए। चर के साथ दरवाजा धक्का देकर खोला गया। अंदर जाने वाला व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट सानिया मैनी थी। उनके पीछे लोगों का एक समूह था। सफेद गाउन पहने और जटिल अभिव्यक्ति के साथ सानिया मैनी अभिनव के पास पहुंची। इस पल वह अंदर से बेहद हैरान थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अभिनव दुर्घटना में शामिल सभी लोगों को बचाने में सक्षम होगा। इसके अलावा उसने मैनेजर सुमन को भी पुनर्जीवित कर दिया, जो मौत के करीब थी। यह बस अविश्वसनीय था। लेकिन वह यहां अभिनव की सराहना करने के लिए नहीं थी। अभिनव के सामने पहुंचने के बाद उन्होंने गंभीरता से कहा, अभिनव, पत्रकार जल्द ही आपका इंटरव्यू लेने आएंगे। उस समय इस दस्तावेज से बयान पढ़े। इसके साथ उन्होंने अभिनव को कागज की एक शीट सौंपी। अभिनव ने उस पर नजर डाली और देखा कि दस्तावेज अस्पताल और अस्पताल के नेताओं की प्रशंसा से भरा था। सानिया मैनी ने खुद को कथा में लिखने की भी हिम्मत की, यह दावा करते हुए कि यह सब उनकी योग्यता थी, सब उनके आदेश के कारण था। वह उसकी मेहनत का फल चुनने की कोशिश कर रही थीं। अभिनव, जब तक तुम इस दस्तावेज की स्क्रिप्ट का पालन करते हो, हमारा अस्पताल तुम्हें 10 लाख का बोनस दे सकता है। इस बचाव का प्रभाव काफी था और शामिल व्यक्ति मयंक नड्डा की पत्नी थी। अगर सानिया मैनी इस एहसान को सुरक्षित कर सकती थीं, तो उन्हें लगा कि 10 लाख इसके लायक हैं। हालांकि वह अनिश्चित थीं, चिंतित थीं कि अभिनव अनिच्छुक हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है? अगर 10 लाख पर्याप्त नहीं हैं, तो हम अभी भी पैसे के बारे में बातचीत कर सकते हैं, सानिया मैनी ने फिर कहा।
दस्तावेज सौंप दो, अभिनव ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। यह देखकर सानिया मैनी ने राहत की सांस ली। मन ही मन सोच रही थी तो वह बस एक और पैसे का भूखा है। लेकिन जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, उन्होंने अभिनव को दस्तावेज लेते हुए देखा और ठीक उनके सामने एक फाड़ने की आवाज के साथ उसे आधा फाड़ दिया। उस फाड़ के साथ उसने न केवल दस्तावेज को बल्कि सानिया मैनी की गरिमा को भी कतरन में बदल दिया। सानिया मैनी का चेहरा पूरी तरह से बदसूरत हो गया। वाइस प्रेसिडेंट सानिया मैनी अपना आपा खोने ही वाली थीं, लेकिन उसी पल पत्रकार वहां आ गए। पत्रकारों ने कमरे में प्रवेश किया और सानिया मैनी से पूछा, प्रिंसिपल सानिया, वे डॉक्टर अभिनव कौन हैं जिन्होंने जान बचाई? सानिया मैनी का चेहरा बहुत खराब लग रहा था, लेकिन वह केवल उस दिशा में इशारा कर सकती थी जहां अभिनव था। पत्रकार तुरंत अभिनव की ओर उमड़ पड़े। डॉक्टर अभिनव, मैं नक्षत्र नगर डेली का एक रिपोर्टर हूं। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। आप एक मरते हुए व्यक्ति को वापस जीवन में लाने में कैसे कामयाब रहे? आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ। आप इतने युवा हैं और आपने वास्तव में आयुर्वेदिक चिकित्सा का अध्ययन किया है? मैंने सुना है कि आप एक विजिटिंग डॉक्टर हैं और आपने जान बचाने के लिए जोखिमों की परवाह नहीं की। क्या यह सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल का निर्देश है? नहीं, सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल की प्रिंसिपल सानिया मैनी ने दुर्घटना होने पर मामले पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की थी। क्या? ऐसी आपातकालीन स्थिति में बैठक आयोजित करना? अभिनव के इंटरव्यू के जवाब सुनकर सानिया मैनी का चेहरा लगभग फट सा गया। वह वास्तव में ऊपर जाकर इन पत्रकारों को भगाना चाहती थीं, ताकि वे अब अभिनव का इंटरव्यू न लें। अगर इंटरव्यू जारी रहा तो सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल और उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थीं क्योंकि ये आधिकारिक पत्रकार थे। उन्हें भगाने का अधिकार नहीं था। लानत है अभिनव, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर ये बातें कह रहा है। उन्होंने अपने दिल में अभिनव को कोसा, लेकिन अभिनव केवल तथ्य बता रहा था। अचानक किसी ने कहा, मयंक नड्डा यहाँ हैं। जैसे ही शब्द बोले गए, असाधारण आभा वाला सफेद सूट पहने एक युवक वहां पहुंचा। वह मयंक नड्डा थे, मृदागढ़ के 3 खंडों में से एक। जब दुर्घटना हुई, वह सदर्न कैपिटल में नहीं थे, वह किसी दूसरे शहर में बिजनेस ट्रिप पर थे। हालांकि अपनी पत्नी और बच्चे से जुड़ी दुर्घटना के बारे में पता चलने पर वह तुरंत वापस दौड़े। लौटने के बाद वह सिक रूम में गए और अपनी पत्नी से मिलने के बाद उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति ने उनकी पत्नी को बचाया वह अभिनव नाम का डॉक्टर था। वह जल्दी से अभिनव को धन्यवाद देने के लिए दौड़े। मयंक नड्डा के आने के बाद सभी ने उनके लिए रास्ता बना दिया। डॉक्टर अभिनव, नमस्ते, मैं मयंक नड्डा हूं। मेरी पत्नी सुमन को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक नड्डा जल्दी से आगे बढ़े और अभिनव के सामने सिर झुकाया। उनके जैसे व्यक्ति के लिए सदर्न कैपिटल में बहुत कम लोग थे जिनके सामने वह झुकेंगे। यह उनके दिल से स्पष्ट था कि वह ईमानदारी से अभिनव के आभारी थे। आपका स्वागत है, मयंक नड्डा को देखते हुए अभिनव ने विनम्रता से उत्तर दिया। उसने वास्तव में पाया कि मयंक नड्डा की अनिका जी से थोड़ी समानता थी। मिस्टर अभिनव, यहाँ 1 अरब का चेक है। मेरी पत्नी को बचाने के इनाम के रूप में मयंक नड्डा ने अभिनव को एक चेक सौंपा। वाह! यह दृश्य देखकर सब दंग रह गए। इनाम में 1 अरब। मयंक नड्डा वास्तव में कम शब्द बोलते हैं और सीधे इनाम के रूप में 1 अरब देते हैं। डॉक्टर अभिनव वास्तव में भाग्यशाली हैं, उन्हें अपने बाकी जीवन के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। 1 अरब जीवन भर काम किए बिना जीने के लिए काफी है। कितना ईर्ष्यापूर्ण, मेरे पास इतनी अच्छी किस्मत क्यों नहीं है? देखने वाले सभी लोग अभिनव को देखते हुए ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। अभिनव विनम्र होना चाहता था, लेकिन मयंक नड्डा ने कहा, डॉक्टर अभिनव, कृपया मना न करें। मैं कृतज्ञता और शिकायतों के बारे में बहुत स्पष्ट हूं। आपने मेरे लिए एक महान सेवा की है। मुझे आपको चुकाना होगा। यह 1 अरब का इनाम बस एक छोटा सा प्रतीक है। भविष्य में यदि आपको यहां सदर्न कैपिटल में कोई परेशानी होती है, जब तक मैं आसपास हूं, मैं इसे आपके लिए हल करूंगा। उन्हें ऐसा कहते सुनकर अभिनव मुस्कुराया और चेक स्वीकार कर लिया। सच कहूं तो
नाइट शिफ्ट लॉन्जेविटी कला को कल्टीवेट करने के लिए वास्तव में बहुत पैसे की आवश्यकता थी। 1 अरब उसके लिए भी बहुत बड़ी रकम थी। अभिनव को चेक स्वीकार करते देख मयंक नड्डा ने सिर हिलाया, फिर सानिया मैनी की ओर देखा। मैं दया का बदला चुकाता हूं और मैं शिकायतों का बदला भी चुकाता हूं। अम्यूजमेंट पार्क में शामिल सभी कर्मचारियों से मैंने निपट लिया है। जहां तक वाइस प्रेसिडेंट सानिया मैनी की बात है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण देंगी, अन्यथा आपके मैनी परिवार को पछतावा होगा। इन शब्दों को फेंकने के बाद वह अपनी पत्नी सुमन की देखभाल के लिए चले गए। सानिया मैनी का चेहरा इस पल बेहद पीला था। उन्हें मयंक नड्डा द्वारा नाम लिए जाने और नाराजगी की उम्मीद नहीं थी। इस बार उन्हें वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने अभिनव को जहरीली नज़रों से देखा और महसूस किया कि यह सब अभिनव की गलती थी। उन्होंने उस पर लापरवाही से बात करने का आरोप लगाया। अभिनव, बस तुम इंतजार करो। जब तक तुम अस्पताल में हो, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुमसे छुटकारा नहीं पा सकती, सानिया मैनी ने शातिर तरीके से सोचा। इस पल बाहर और लोग आ गए। इस बार यह वाइस प्रेसिडेंट कनिष्क थे, साथ ही शहर के भीतर से मेडिकल इंस्पेक्शन के डायरेक्टर। इस घटना ने पूरे सदर्न कैपिटल में काफी हलचल मचा दी, जिससे इन आधिकारिक हस्तियों का ध्यान आकर्षित हुआ। वे बचाव कर्मियों की सराहना करने आए थे। इतने युवा, आपकी मेडिकल आर्ट्स असाधारण हैं। इस घटना के सभी घायलों को बचाया, वास्तव में उल्लेखनीय। मेडिकल इंस्पेक्शन के डायरेक्टर ने अभिनव की सराहना करने के लिए उसके कंधे को थपथपाया और उसे एक बैनर दिया। अभिनव ने बैनर पकड़ा जबकि डायरेक्टर ने अभिनव को पत्रकारों के कैमरों का सामना करने और कुछ शब्द कहने पर जोर दिया। अभिनव समझ गया कि वे उसे एक आदर्श उदाहरण, प्रचार उद्देश्यों के लिए डॉक्टरों के बीच एक नायक के रूप में स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे। इसे टीवी पर प्रसारित किया जाना चाहिए। यह देखते हुए उसने कैमरे का सामना किया और गंभीरता से कहा, वास्तव में मेरे पास कुछ कहने के लिए है, बस कुछ शब्द। मुझे उम्मीद है कि सभी सहकर्मी इन शब्दों पर ध्यान देंगे। डॉक्टर का परोपकारी हृदय, चिकित्सा नैतिकता पहले। पुरस्कार समारोह के बाद पत्रकार बहुत देर से गए। मेडिकल इंस्पेक्शन के डायरेक्टर ने जाने से पहले अभिनव से कहा, डॉक्टर अभिनव, आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए प्रोविंशियल मेडिकल इंस्पेक्शन ने आपको प्रांत के शीर्ष 10 उत्कृष्ट युवा डॉक्टरों के सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। आपको बस हमें एक बिना टोपी वाली तस्वीर जमा करनी होगी। यह लगभग 3 दिनों में नक्षत्र नगर प्रोविंस न्यूज़ चैनल पर घोषित किया जाएगा। ओह, ठीक है, अभिनव ने उत्तर दिया, जिसे उम्मीद नहीं थी कि किसी को बचाने से उसे वास्तव में इतनी प्रसिद्धि, भाग्य और पैसा मिलेगा। पास के अन्य डॉक्टर यह दृश्य देखकर ईर्ष्या से भर गए। अगर उन्हें पता होता कि इस बचाव मिशन में इतना लाभ है, तो वे अवसर को हथियाने के लिए और भी अधिक जोखिम उठाते। डायरेक्टर और अन्य सभी के जाने के बाद केवल अभिनव और अनिका सिकरूम में रह गए। अनिका ने अपनी ठुड्डी अपने हाथों में रखी, उसकी आंखें अभिनव पर टिकी थीं। यह युवक उसे बार बार चौंकाने में कामयाब रहा। मेरानूर में उसने उसे एक हताश स्थिति से बचाया, उसे सपना देखने के लिए एक सुंदर भविष्य दिया। मेरानूर में उसका अपना घर भी था, डॉक्टर की नौकरी, और यहां तक कि मिस्रिया जैसे बड़े लोग भी उसके आदेशों को सुनते थे। मेरानूर छोड़कर प्रोविंशियल सिटी जाने के बाद भी उसमें सदर्न कैपिटल के फॉर यंग मास्टर्स जितने प्रभावशाली व्यक्ति से लड़ने की हिम्मत थी। अब वह एक हीरो डॉक्टर बन गया था, वास्तव में सिर से पैर तक चमक बिखेर रहा था। अनिका जी, आप क्या देख रही हैं? मैं अपने आदमी को देख रही हूं, अनिका ने एक चमकती मुस्कान के साथ कहा, फिर अभिनव के कान में झुक गई। अभिनव, आज रात मेरे कमरे का दरवाजा तुम्हारे लिए आरक्षित रहेगा। अभिनव को अपने दिल में गुदगुदी महसूस हुई, लेकिन वह केवल अपना सिर हिला सका। अनिका जी, थोड़ा और इंतजार करते हैं। अभिनव, नाइट शिफ्ट लॉन्जेविटी शास्त्र के चौथे स्तर तक पहुंचने से बस एक सफलता दूर था, इसलिए वह अभी अपना ब्रह्मचर्य तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अनिका ने उसके कान में झुककर सुझाव देते हुए फुसफुसाया, आज रात आ जाओ, हम पहले की तरह कर सकते हैं और अंतिम कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है? अभिनव ने फिर अपना सिर हिलाया। उस पल टीवी पर अचानक एक खबर प्रसारित हुई। हाल ही में हमारे प्रांत के एक किसान ने गहरे पहाड़ों में एक सदियों पुराना बरडॉग खोजा, जिसमें असाधारण औषधीय मूल्य है।
इसे हमारे प्रांत के उद्यमी चिरायु ने 1 करोड़ में खरीदा। यह जानकारी देखकर अभिनव की आंखें चमक उठीं। सदियों पुराना बडॉक भी हेवनली और अर्थली ट्रेजर्स में सूचीबद्ध था। हालांकि इसका औषधीय प्रभाव उस सदी पुराने फ्लेसफ्लावर रूट से थोड़ा कम था जो उसे पहले मिला था, लेकिन यह उसे अंतिम मेरिडियन को अनलॉक करने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। चिरायु। अभिनव ने यह नाम याद कर लिया, उसे खोजने और यह देखने की योजना बना रहा था कि क्या वह उसकी पकड़ से सदियों पुराना बडॉक खरीद सकता है। डू। ठीक जब अभिनव विचारों में खोया हुआ था, अनिका के बगल में फोन बजने लगा। हेलो, सुवर्णा। हाँ, मैं वास्तव में प्रोविंशियल सिटी में हूं। क्या हुआ? एक क्लास रियूनियन? 3 दिनों में? ओह, ठीक है। अनिका द्वारा कॉल का जवाब देने और फोन रखने के बाद अभिनव ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ, अनिका जी? फोन पर कौन था? मेरी यूनिवर्सिटी क्लास मॉनिटर। वे 3 दिनों में एक क्लास रियूनियन आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मैं प्रोविंशियल सिटी में हूं और क्या मैं जा रही हूं। मैं समझ गया, अभिनव ने सिर हिलाया। उसने पहले अनिका को यह कहते सुना था कि उसने प्रोविंशियल सिटी में मेडिकल स्कूल में नर्सिंग की पढ़ाई की थी, तो वहां उसके कई सहपाठी थे। अभिनव, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? अनिका ने विनती करते हुए अभिनव का हाथ खींचा। क्या परिवार के सदस्यों को लाना ठीक है? अभिनव ने पूछताछ की। बेशक, उनमें से कई अपने पतियों को साथ लाएंगे, अनिका ने सिर हिलाया। तो ठीक है, समय आने पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे सहपाठियों को जानूंगा। अभिनव, तुम बहुत दयालु हो। यहां तुम्हारे लिए एक इनाम है, एक किस। इसके साथ उसने अभिनव के गाल पर किस किया। फिर 3 दिन बाद अनिका की क्लास रियूनियन का दिन था। पिछले कुछ दिनों में अभिनव को यह भी पता चला कि यह चिरायु कौन था। पता चला कि वह सदर्न कैपिटल ग्रैंड होटल का मालिक था। अभिनव और अनिका जिस क्लास रियूनियन में भाग ले रहे थे, वह सदर्न कैपिटल ग्रैंड होटल में होने वाला था। क्या संयोग है? अभिनव ने सोचा कि अनिका की क्लास रियूनियन में भाग लेने के बाद वह चेयरमैन चिरायु से मिलने जाएगा और देखेगा कि क्या वे सदियों पुराने बडॉक की खरीद पर बातचीत कर सकते हैं। उसने कल बैंक में मयंक नड्डा के 1 अरब के चेक को विशेष रूप से कन्वर्ट भी करा लिया था। हालांकि बड़ी रकम के कारण बैंक ने कहा कि फंड आज ही उपलब्ध होंगे। सुरक्षा के लिए अभिनव ने आरोही शाह को एक और कॉल किया, उन्हें अपने खाते में 1.5 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए कहा। यदि वह अंतिम मेरिडियन को अनलॉक करने और 9 शिफ्ट लॉन्जेविटी के तीसरे स्तर को तोड़ने के लिए सदियों पुराना बडॉक खरीद सकता है, तो वह इसे 2 गुनी कीमत पर भी एक सौदा मानेगा। आखिर पैसा अब उसके लिए सिर्फ एक नंबर था। वह वर्तमान में 1 अरब से अधिक की संपत्ति वाला टाइकून था। दोनों ने जल्दी से एक टैक्सी ली और सदर्न कैपिटल ग्रैंड होटल के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने होटल में प्रवेश किया और प्राइवेट रूम 1407 पाया। यहीं अनिका की क्लास का रियूनियन हो रहा था। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि प्राइवेट रूम में 5 से 6 टेबल लगी थीं, जो बातचीत से गूंज रही थीं। अभिनव ने मन ही मन सोचा कि यह वास्तव में नर्सिंग क्लास की प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। इतनी सारी महिला सहपाठी और उनमें से अधिकांश काफी आकर्षक थीं। अनिका और अभिनव के अंदर जाने के बाद अनिका ने अपने सहपाठियों का अभिवादन किया। क्लासमेट्स, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। हालांकि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। अनिका को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया और अभिनव का हाथ खींचते हुए पास में बैठने के लिए जगह खोजने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही वे बैठने वाले थे, एक भड़कीले कपड़े पहने महिला ने उपहास किया, यह वह जगह नहीं है जहां तुम बैठ सकती हो। यह उन लोगों के लिए एक टेबल है जिनके पतियों की कीमत 10 लाख से अधिक है। अभिनव और अनिका ने तब देखा कि प्रत्येक टेबल पर एक कार्ड रखा हुआ था। कार्ड इस प्रकार चिह्नित थे, बिना पार्टनर वालों के लिए टेबल, पार्टनर के साथ वालों के लिए टेबल, लेकिन पार्टनर की नेटवर्थ 1 लाख से अधिक नहीं है। उन लोगों के लिए टेबल जिनके पार्टनर के पास घर और कार है। पार्टनर के साथ वालों के लिए टेबल और पार्टनर की कीमत 10 लाख है। उन लोगों के लिए टेबल जिनके पार्टनर की नेटवर्थ 1 करोड़ है। इसे पढ़ने के बाद
अभिनव हताश हो गया। एक क्लास रियूनियन जो एक पार्टनर की कीमत आंकता है। पदानुक्रम में विभाजित? क्या बकवास है। इस पल अपने सामने टेबल पर बैठे लोगों को देखते हुए उसने हम कहा और पूछा, तो 1 अरब से अधिक की नेटवर्थ और घर वाले व्यक्ति के लिए कौन सी टेबल है? स्विश स्विश स्विश। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे में मौजूद सभी की निगाहें अभिनव की ओर मुड़ गईं। अभिनव के बयान से हैरान होकर सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। यह आदमी कौन है? नेटवर्थ 10 करोड़ से ज्यादा? सच में? निश्चित रूप से नकली है, बस देखो इसे कौन लाया है। वह अनिका है। क्या तुम नहीं जानते कि वह कितनी दुखी है? उसने ग्रेजुएशन के बाद शादी करने में देर नहीं की, एक जुए के आदी से। जब मैं मेरानूर गई थी, मैंने उसे देखा था, उसके पास मुझे खाना खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो क्या यह आदमी उसका जुआरी पति है? नहीं, उसने अपने पिछले पति को तलाक दे दिया होगा। यह कोई नया होना चाहिए, लेकिन सोचो, क्या वह एक दूसरी शादी करने वाली महिला 10 करोड़ से अधिक की नेटवर्थ वाले किसी व्यक्ति को पा सकती है? यह एक मजाक है। हाँ, यह आदमी बहुत छोटा दिखता है और 10 करोड़ से अधिक की नेटवर्थ वाले व्यक्ति जैसा नहीं लगता। वह निश्चित रूप से झांसा दे रहा है। फिर अनिका के सहपाठियों ने आपस में चर्चा की, स्वाभाविक रूप से यह मानते हुए कि अभिनव सिर्फ झांसा दे रहा था। उस पल पहले बोलने वाली खूबसूरत महिला ने उपहास किया, अनिका, यहां दिखावा करने के लिए एक लिटिल वाइट फेस लाने का क्या मतलब है? अनिका ने उस खूबसूरत महिला की नज़र से बचा। यह व्यक्ति उसकी कॉलेज की डॉर्म मेट थी, जिसका नाम अमीषा था, जो कॉलेज में अनिका को परेशान करती थी। अनिका देहात से आई थी और उसने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा था, गांव के बुजुर्गों द्वारा पाला गया था, इसलिए वह थोड़ी संकोची थी। यह खूबसूरत महिला अलग थी, वह सदर्न कैपिटल की स्थानीय थी, उसका व्यक्तित्व बोल्ड था और अक्सर संकोची होने के लिए अनिका को परेशान करती थी। उदाहरण के लिए, वह अक्सर अनिका से भोजन लाने या डिलीवरी लेने जैसे काम करवाती थी। इसके अलावा, वह अक्सर अनिका के सामने विभिन्न लग्जरी ब्रांडों का दिखावा करती थी और उसका मजाक उड़ाने वाली बातें कहती थी। तुम जैसे लोग केवल सारी जिंदगी समाज के निचले हिस्से में रहने के लायक हैं। अब पहले वाले ही लहजे में बोलते हुए उसके शब्द तिरस्कार से भरे थे। अनिका ने अनजाने में थोड़ा डर महसूस किया। यह देखकर अभिनव अनिका के सामने खड़ा हो गया और उस खूबसूरत महिला को देखकर ठंडेपन से मुस्कुराया, क्या होगा अगर मैं झांसा नहीं दे रहा हूं, तो तुम क्या करोगी? अगर तुम झांसा नहीं दे रहे हो, तो मैं एक गाय खा जाऊंगी। लेकिन क्या यह संभव है? तुम्हारे जैसे लिटिल वाइट फेस के साथ तुम 10 करोड़ से अधिक के कैसे हो सकते हो? अमीषा हंसी। अभिनव और कहना चाहता था, लेकिन अनिका ने उसका हाथ खींचा और फुसफुसाई, अभिनव, इसे भूल जाओ। चलो इस टेबल पर नहीं बैठते, चलो वहां उस टेबल पर चलते हैं। इस पल टेबल के शीर्ष पर बैठी प्रतिष्ठित दिखने वाली महिला ने कहा, अमीषा, हम सब यहाँ क्लासमेट्स हैं, तुम इसे थोड़ा कम क्यों नहीं करती? फिर अनिका की ओर मुड़ते हुए उसने हंसते हुए कहा, अनिका, इस टेबल पर अभी भी सीटें हैं। तुम और तुम्हारे साथी बस यहीं बैठ जाओ, तुम दोनों मेरे बगल में बैठो। बोलने वाली उनकी क्लास मॉनिटर सुवर्णा थी। सुवर्णा की पहचान साधारण नहीं थी, वह होटल मालिक चिरायु की बेटी थी और बहुत मिलनसार थी, पूरे विश्वविद्यालय में उनकी क्लास मॉनिटर रही थी। उसकी बातों में वजन था। उसे यह कहते हुए सुनकर अमीषा ने और कुछ नहीं कहा। अनिका अभी भी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन अभिनव ने उसे टेबल पर बैठने के लिए खींच लिया। अनिका जी, चलो साथ बैठते हैं। हम सब लोग हैं, कोई भी बाकियों से ऊपर नहीं है। अगर वे यहां बैठ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? इसके साथ उसने अनिका को नीचे बैठने के लिए खींचा। सुवर्णा ने अभिनव के शब्दों को सुनकर उसे एक अतिरिक्त नजर दी। बस ऐसे ही हर कोई अपनी सीटों पर बैठ गया। जैसे ही वे बैठे, अमीषा ने कहा, अनिका, यह क्लासमेट गैदरिंग ए स्टाइल डच ट्रीट है। प्रत्येक टेबल को ग्रेड किए जाने का कारण यह है कि हमें हर किसी के खर्च करने के अलग अलग स्तरों पर विचार करना होगा। इसलिए अलग अलग टेबल के लिए आवश्यक धन की राशि समान नहीं है। हमारी टेबल, उदाहरण के लिए, उच्चतम मानक है।
यहाँ हर कोई 1 करोड़ या उससे अधिक का है या उनके पार्टनर हैं। तो यह छोटी सी रकम हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे यकीन नहीं है कि तुम इसे वहन कर सकती हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अभिनव ने उसे बीच में रोका। अगर तुम इसे वहन कर सकती हो तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। तुम्हारी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पास वर्तमान में 1 अरब से अधिक थे। भोजन की कीमत निश्चित रूप से उसके साधनों के भीतर थी। ठीक है, सख्त बात करने वाले, हम देखते हैं कि क्या समय आने पर तुम वास्तव में इसे वहन कर सकते हो। यह कहने के बाद वह अपने पार्टनर की ओर मुड़ी और कहा, डियर, जब मैं सबसे महंगी डिश ऑर्डर करूंगी तो तुम मुझे भुगतान करने में मदद करोगे, है ना? उसके पार्टनर, जो अपने 30वें दशक में था, सज्जन लग रहा था और अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं, बस सबसे महंगा चुनो। यह कुछ भी नहीं है, मैंने यह पहले भी किया है। 10 लाख का भोजन। यह सुनकर अमीषा की आंखें चमक उठीं और उसने अनिका को घमंड से देखा। ओह सही, अनिका, मैं परिचय कराना भूल गई। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, एक डॉक्टर। उसके पार्टनर ने अनिका को बुरी नजर से देखा, हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि अनिका अभिनव की ओर झुक गई और उससे हाथ नहीं मिलाया। उसका हाथ थोड़ी देर के लिए हवा में लटका रहा, जिससे वह उसे वापस खींचने से पहले काफी अजीब लग रहा था। इस बिंदु पर अमीषा यह दृश्य देखकर बहुत असंतुष्ट महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि अनिका उससे ज्यादा सुंदर थी। ठीक इसी कारण से वह ईर्ष्या करती थी और हमेशा अनिका को निशाना बनाती थी। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारा चेहरा जमीन में रगड़ दूं। अपने पार्टनर को अनिका को घूरते हुए देखकर अमीषा की अनिका को शर्मिंदा करने की इच्छा बढ़ गई। उसने मेनू उठाया और ऑर्डर करना शुरू कर दिया। अल्मास कैवियार $25,000, 2 बक्से। 1878 विंटेज मैकलान व्हिस्की, $10,000, 3 बोतलें। गोल्डन फीनिक्स कपकेक, 20,000। फोर्ट्रेस स्टिल्ट फिशरमैन इंडल्जेंस डेजर्ट, $15,000, 2। फिर वह वास्तव में साहसी थी, केवल सबसे महंगी वस्तुओं को चुन रही थी। सभी की कीमत $10,000 से अधिक थी। बस इन कुछ चीजों का कुल योग $1,30,000 था। परिवर्तित करने पर यह 10 लाख से अधिक हो गया। फिर इन वस्तुओं को ऑर्डर करने के बाद अमीषा अनिका और अभिनव को देखने के लिए मुड़ी। अनिका के परेशान चेहरे को देखकर उसने घमंड से कहा, अनिका, बहुत महंगा है। इसे वहन नहीं कर सकती? अगर ऐसा है तो अपने लिटिल वाइट फेस से कहो कि अमीर होने का नाटक करना बंद करे और जल्दी से दूसरी टेबल पर जाए। अगर यह बहुत महंगा है तो दूसरी टेबल पर जाकर बैठो। यह सुनकर अनिका का चेहरा बहुत खराब हो गया। एक तरफ क्लास मॉनिटर सुवर्णा ने बीच बचाव करने के लिए कदम बढ़ाया। उसने कहा, अमीषा, इतनी महंगी चीजें ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस एक क्लासमेट गैदरिंग कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे। अमीषा ने कंधे उचकाए और कहा, सुवर्णा, मैंने उन्हें इस टेबल पर बैठने की अनुमति देकर इज्जत दी है। अब जब वे यहाँ बैठे हैं तो उनमें इस टेबल पर रहने का आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर वे इसे वहन नहीं कर सकते तो वे बस दूसरी टेबल पर जा सकते हैं। बिना पैसे के अमीर होने का नाटक करना वास्तव में निंदनीय है। अनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अवचेतन रूप से अभिनव का हाथ पकड़ लिया, अपने गौरव को निगलने और दूसरी टेबल पर जाने का इरादा कर रही थी। हालांकि अभिनव ने कहा, अनिका जी, चलो बस एक टेबल पर बैठते हैं। क्या आप भूल गईं? अब हमारे पास खर्च करने के लिए बहुत पैसे हैं। तभी अनिका को याद आया कि अभिनव के पास वास्तव में बहुत पैसे थे। अभी अस्पताल में उसे मयंक नड्डा से 1 अरब का इनाम मिला था। इसलिए उसने सिर हिलाया और अभिनव की बात सुनी, वहीं डटी रही। सच में खर्च करने के लिए बहुत पैसे हैं? तुम काफी डींगे मारते हो, अमीषा ने फिर से उपहास किया। तुम कितना पैसा निकाल सकते हो? तुम जैसे देहात के लोग महीने में कई हजार कमाते हो, तुम्हारे पास शायद 1 लाख भी जमा नहीं होंगे, है ना? हमारी तरह नहीं, जो रोम में पैदा हुए हैं। है, मैं अपने परिवार का जिक्र भी नहीं करूंगी, लेकिन अकेले प्रोविंशियल सिटी में घरों का एक सेट और हमारी संपत्ति लाखों में है। और यह मेरे बॉयफ्रेंड की तुलना में कुछ भी नहीं है। उसका परिवार वास्तव में अमीर है।
अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम डर के मारे मर जाओगे। अभिनव को वह बकवास लगी और उसने उससे आगे उलझने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन जब वह चुप रहा तो उसने सोचा कि वह वास्तव में उसकी बातों से डर गया है। इसलिए उसने अहंकारपूर्वक जारी रखा, मैं तुम्हें बताती हूं, मेरे बॉयफ्रेंड के पिता रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और उनके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है। और मेरी माँ एक मेडिकल कंपनी में लीडर हैं जिनका सालाना वेतन 10 लाख है। जहां तक उसकी बात है, वह केवल 29 साल का है और सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल में एक अटेंडिंग डॉक्टर है जो महीने में हजारों कमाता है। अचानक जब वह उत्साह से बात कर रही थी, अभिनव की ओर से एक यांत्रिक आवाज आई, आपके खाते में 1,50,00,000 जमा किए गए हैं। वुश इस आवाज के गूंजने के बाद अमीषा, जो लगातार बात कर रही थी, दंग रह गई। बाकी सब भी हैरान थे। उन्होंने खाना बंद कर दिया और अभिनव की ओर मुड़ने से खुद को नहीं रोक सके। यह देखकर अभिनव भी थोड़ी देर के लिए हैरान था। ऐसा लगता है कि यह पैसा आरोही शाह द्वारा ट्रांसफर किया गया होगा। लेकिन नोटिफिकेशन साउंड क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक ने गलती से उसके लिए किसी तरह का अलर्ट सक्रिय कर दिया हो? अभिनव अवाक था और बैंक से काफी असंतुष्ट था। इस बीच अमीषा और अन्य लोगों को समझ आने लगा, सोच रहे थे, इस आदमी के पास 1,50,00,000 हैं? क्या यह असली है या नकली? हालांकि उस पल अभिनव के फोन ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया। डिंग! आपके खाते में 1 अरब जमा किए गए हैं। जब 1 अरब के क्रेडिट नोटिफिकेशन की आवाज फिर से आई तो सबकी आंखें पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गईं। लेकिन जल्द ही सबने उपहास करना शुरू कर दिया। क्या वे हमें बेवकूफ समझ रहे हैं? पहले 1,50,00,000 का अकाउंट क्रेडिट, अब 1 अरब। यह कैसे संभव हो सकता है? किसके पास बैंक कार्ड है जो सुपरमार्केट की घोषणा जैसी नोटिफिकेशन आवाजें निकालता है? वे किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यह नकली होना चाहिए। अनिका, तुम्हारा लिटिल व्हाइट फेस बॉयफ्रेंड वास्तव में नाटक करना जानता है। यह इंटरनेट से डाउनलोड की गई रिंगटोन होनी चाहिए, है ना? वह वास्तव में चालाक है। ऐसा लगता है कि उसने पहले भी इस तरह का काम किया है। अमीषा पागलों की तरह हंसी। बाकी लोग भी साथ में हंसे। वह नाटक करने में वास्तव में अच्छा है, यहां तक कि 1 अरब जमा होने का दावा भी कर रहा है। यह उस समय से भी बदतर है जब मैंने अपने खाते में 10 लाख फोटोशॉप किए थे। यह एक आतन ढोंगी जैसा लगता है। अनिका निश्चित रूप से इस लिटिल व्हाइट फेस द्वारा मूर्ख बनाई गई है। ऐसे कई पुरुष हैं जो अमीर होने का नाटक करते हैं, हालांकि वे गरीब हैं, सिर्फ बहुत सारे पैसों वाले अमीर यंग मास्टर की छवि बनाने के लिए, जबकि वास्तव में वे सिर्फ महिलाओं को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अनिका, तुम वास्तव में ऐसे अनाड़ी ढोंग के लिए गिरने के लिए बेदिमाग हो, है ना? फिर इस बिंदु पर सहपाठियों की कई टेबल अनिका का मजाक उड़ा रही थीं। उन्होंने उसे एक दिखावटी लिटिल व्हाइट फेस का शिकार कहा, यह दावा करते हुए कि उसे पैसे और स्नेह से ठगा गया है। अनिका ने अभिनव की ओर से समझाने की कोशिश की, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। हा, यह बहुत हास्यास्पद है, यह कहना कि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम वास्तव में बेवकूफ हो, उन्होंने उपहास किया। उसके पास संभवतः 1 अरब कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा सिर्फ कागज है? क्या तुम जानती हो कि 1 अरब कैसा होता है? नकदी में यह तुम्हें दफना सकता है। आम लोग अपने जीवनकाल में 1 अरब नहीं कमा सकते। तुम्हारे बस कुछ हजार के मासिक वेतन के साथ गणना करो कि तुम्हें वह कमाने में कितने साल लगेंगे। फिर यहां तक कि सुवर्णा, जो अनिका का बचाव कर रही थी, कहे बिना नहीं रह सकी, अनिका, तुम्हें धोखा दिया गया है। बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द उसके साथ संबंध तोड़ लो। अनिका, तुम वास्तव में इस क्लासमेट गैदरिंग में सबसे बड़ी जोकर हो। अमीषा ने जोर से हंसना जारी रखा। अमीषा के बॉयफ्रेंड आवेश ने तब अभिनव से कहा, बच्चे, तुम कहाँ काम करते हो? यहाँ बाहर आकर झांसा देना और महिलाओं को धोखा देने के लिए अमीर सेकंड जनरेशन होने का नाटक करना। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं एक कॉल कर सकता हूँ और तुम्हें बेरोजगार कर सकता हूँ? उसने अनिका के लुक्स को पसंद किया था और अपने इरादों के लिए रास्ता बनाने के लिए उसके सामने दिखावा करना चाहता था।
लेकिन अभिनव पर पैर रखने वाला वह कौन था? अभिनव ने नाक सिकोड़ी और जवाब दिया, इतनी बड़ी बातें, बस सावधान रहना कि खुद को चोट न पहुंचा लो। यह शर्म की बात होगी अगर तुमने किसी को नौकरी से निकालने की कोशिश की और बदले में अपनी खुद की नौकरी खो दी। बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं? बताओ, तुम कहाँ काम करते हो? अगर यह मेडिकल सिस्टम में है तो मैं अभी कॉल करूंगा और तुम्हें बर्खास्त करवा दूंगा। तुम्हें सदर्न कैपिटल में मेरे कनेक्शन देखने दो। आवेश ने अभिनव की ओर इशारा किया। क्या ऐसा है? ठीक है, तो मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम मुझे कैसे बर्खास्त करवाओगे। अभिनव ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उत्तेजित हो गया। फिर उसने अपने पद की घोषणा की, सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल, विजिटिंग डॉक्टर अभिनव। अभिनव का नाम सुनकर आवेश पहले रुका, फिर जोर से हंसा। इतना अहंकारी, मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई बहुत बढ़िया नौकरी है। पता चला कि तुम हमारे अस्पताल में बस एक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हो। हा, बस इसके साथ मैं तुम्हें 1 मिनट में बर्खास्त करवा सकता हूं। अब देखो, मैं कॉल करूंगा और तुम्हें बर्खास्त करवा दूंगा। तुम्हारी नौकरी गई। जो मैं, आवेश, कहता हूं वह होता है। बोलने के बाद उसने वास्तव में अपना फोन निकाला और कॉल करना शुरू कर दिया। आवेश ने यह फोन कॉल एचआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को किया। एचआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर उससे अच्छी तरह परिचित थे और उनकी नज़र में एक विजिटिंग डॉक्टर को बर्खास्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब वह कॉल कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड अमीशा दूसरी तरफ कह रही थी, तो वह सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल का सिर्फ एक विजिटिंग डॉक्टर है और उस हैसियत के साथ वह 1 अरब से अधिक की नेटवर्थ वाले अमीर सेकंड जनरेशन होने का नाटक करने की हिम्मत करता है। बच्चे, इस बार तुम्हारा मुकाबला सही व्यक्ति से हुआ है। क्या तुम जानते हो कि हमारे ब्रदर आवेश कौन हैं? वह सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल में एक अटेंडिंग डॉक्टर हैं, जो तुम्हारे विजिटिंग डॉक्टर से कई रैंक ऊपर है। वह अस्पताल के सभी नेताओं को जानते हैं। तुम्हें बर्खास्त करना बाएं हाथ का खेल होगा। जब वह यह कह रही थी, आवेश अपनी कॉल पूरी कर चुका था। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए, जब उसने विजिटिंग डॉक्टर अभिनव को बर्खास्त करने का उल्लेख किया, तो दूसरी तरफ के व्यक्ति ने ठंडेपन से फोन काट दिया। उन्होंने उसे कोई भाव नहीं दिया। आवेश भ्रमित था। इस बीच सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल के एचआर डिपार्टमेंट के ऑफिस में डायरेक्टर ली, जिन्होंने फोन काटा था, गुस्से में तूफान मचा रहे थे। या आवेश, क्या तुम अपनी नौकरी खोना चाहते हो? मुझे अपने साथ नीचे घसीटना चाहते हो? और तुम प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर अभिनव को बर्खास्त करना चाहते हो? बेवकूफ, क्या तुमने यह जानने की भी जहमत उठाई कि अभिनव कौन है? एक ही अस्पताल में हो और तुम्हें नहीं पता कि उसने कुछ दिन पहले मयंक नड्डा की पत्नी को बचाया था? तुम्हें नहीं पता कि अब उन्हें प्रांत का मॉडल डॉक्टर नामित किया गया है? तुम चाहते हो कि मैं ऐसे आदर्श और नायक डॉक्टर को बर्खास्त करूं? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? डायरेक्टर ली को उसकी कोई परवाह नहीं थी। अभिनव को बर्खास्त करना? तुम्हें आवेश को बर्खास्त करना अधिक उचित होगा। तो कैसा रहा, ब्रदर आवेश? उसे बर्खास्त कर दिया गया है ना? उस पल अमीशा ने उससे एक चमकती मुस्कान के साथ पूछा, यह निश्चित करते हुए कि अभिनव को बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि आवेश ने अजीब तरह से कहा। डायरेक्टर ली ने सीधे मेरा फोन काट दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। अमीशा भी चौंक गई। उसे वास्तव में बर्खास्त नहीं किया गया। फिर भी उसने अभी भी अभिनव से अहंकारपूर्वक कहा, ठीक है, तुम अभी के लिए अपनी नौकरी बचाने में कामयाब रहे, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। आखिर तुम एक मामूली विजिटिंग डॉक्टर, मेरे ब्रदर आवेश के स्तर के आसपास भी नहीं हो। उनका अटेंडिंग डॉक्टर रैंक, तुम अपने जीवनकाल में वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। यह उल्लेख नहीं करने की कि उन्हें हाल ही में सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल द्वारा आउटस्टैंडिंग डॉक्टर सम्मान से सम्मानित किया गया था, कुछ ऐसा जिसे तुम कोशिश करके भी कभी हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उनके प्राइवेट रूम में टीवी पर नक्षत्र नगर न्यूज़ चैनल के समाचार ने अचानक एक खबर प्रसारित की। आज हमारे प्रांत के उत्कृष्ट डॉक्टरों का चयन संपन्न हो गया है और जिस व्यक्ति को प्रांत का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर नामित किया गया है, वह पूरे नक्षत्र नगर प्रोविंस के डॉक्टरों के लिए एक मॉडल है और हमें उम्मीद है कि सभी चिकित्सा सहकर्मी उनसे सीखेंगे। यह खबर सामने आने के बाद
इसने सभी का ध्यान भी खींच लिया। आखिर मौजूद महिलाएं सभी नर्स थीं। उनके बॉयफ्रेंड, जिनमें से अधिकांश डॉक्टर थे, सभी चिकित्सा उद्योग का हिस्सा थे। उनके लिए चिकित्सा उद्योग से प्रांत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक होने का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण था और उनके ध्यान देने योग्य था। वाह, यह वास्तव में प्रांत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की घोषणा है। आश्चर्य है कि डॉक्टर किस अस्पताल से है। अगर मुझे एक दिन यह पुरस्कार मिल सकता तो मेरा जीवन पूरा हो जाता। फिर यहां तक कि आवेश भी इस समय समाचार को ध्यान से देख रहा था, अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। मेरा जीवन लक्ष्य बस एक बार प्रांत का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर पुरस्कार जीतना रहा है। हालांकि वह भी उत्कृष्ट था, उसे केवल अपने अस्पताल के भीतर आउटस्टैंडिंग डॉक्टर पुरस्कार मिला था और प्रांत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे था। और जैसे ही हर कोई समाचार पर केंद्रित था, टीवी पर खूबसूरत होस्टेस ने धीरे धीरे विजेता का नाम पढ़ा। इस वर्ष के प्रांत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं डॉक्टर अभिनव। जब नाम की घोषणा की गई तो भीड़ में एक चर्चा हुई। अभिनव? यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? क्या यह वही अनिका के पार्टनर का नाम नहीं है? सही, हे भगवान, यह वह नहीं हो सकता, है ना? यह वह कैसे हो सकता है? वह बस एक प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर है, उसे संभवतः प्रांत का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का सम्मान कैसे मिल सकता है? सच है, यह शायद उसी नाम और सरनेम वाला कोई डॉक्टर है। फिर घोषणा के बाद हर किसी को यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि टीवी पर होस्ट द्वारा उल्लेखित अभिनव वही अभिनव था जो उनके साथ मौजूद था। लेकिन जल्द ही सच्चाई से उनका सामना हुआ। टीवी पर न्यूज चैनल की होस्टेस ने विस्तार से बताना जारी रखा। अभिनव मेरानूर रेनमिन्स हॉस्पिटल के एक कार्डियोलॉजिस्ट एडवांस्ड स्टडी के लिए सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल गए और अपने पहले दिन एक अम्यूजमेंट पार्क में एक बड़ी दुर्घटना का सामना किया। जब किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की तो वह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। दर्जनों पीड़ितों को बचाया। जैसे ही उन्होंने यह सुना, हर किसी का मुंह सदमे में ओ आकार का हो गया, क्योंकि होस्ट जो वर्णन कर रही थी वह उस अभिनव के साथ और अधिक फिट बैठता था जिसे वे जानते थे। हर किसी के दिमाग में एक संदेह पैदा हुए बिना नहीं रह सका। प्रांत का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, यह वास्तव में उनके सामने वाला अभिनव नहीं हो सकता, है ना? इसी पल टीवी स्क्रीन पर खबरों में अभिनव की एक बिना टोपी वाली तस्वीर दिखाई गई। जब उन्होंने तस्वीर देखी तो हर कोई आश्चर्य से हंफने लगा। हे भगवान, यह वास्तव में वही है। यह अभिनव वास्तव में इस साल का प्रांत का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है। आवेश, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे बर्खास्त नहीं करवा सके। वह प्रांत का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है, तुम्हें उसे बर्खास्त करने का क्या अधिकार है? उस पल आवेश को अपने चेहरे पर एक जलता हुआ दर्द महसूस हुआ। क्या अभी भी मुझे बर्खास्त करने की योजना है? अभिनव ने आवेश की ओर देखा, कंधे उचकाए और पूछा। आवेश का चेहरा दर्द से जल रहा था, अलंकारिक रूप से चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने के कारण जवाब देने में असमर्थ था। हालांकि अमीषा अभी भी उद्दंड थी, कह रही थी, तो क्या हुआ अगर वह प्रांत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक है? इसमें इतना क्या खास है? यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि तुम एक दिखावटी इंसान हो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, पास खड़ी एक महिला ने उसे बीच में रोक दिया। अमीषा, क्या यह संभव है कि डॉक्टर अभिनव दिखावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वास्तव में उनके पास करोड़ों की संपत्ति है? जैसे ही यह कहा गया, अमीषा ने उपहास किया। जो कोई भी ऐसा कहता है वह पागल होना चाहिए। करोड़ों? उसके पास इतना कैसे हो सकता है, बस एक विजिटिंग डॉक्टर होकर? भले ही वह प्रांत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर के रूप में सम्मानित होने के लिए भाग्यशाली था, यह ऐसा नहीं है कि यह बहुत मूल्यवान है और बोनस भी बहुत नहीं है। उसे करोड़ों कहां से मिलेंगे? जिस व्यक्ति ने अभी अभिनव के लिए बोला था वह वास्तव में सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल की एक नर्स थी। इस पल वह फिर से खड़ी हुई और बोली, अमीषा, तुम खबरों में पीछे हो। क्या तुम जानती हो कि डॉक्टर अभिनव ने इस बार किसे बचाया? वह मयंक नड्डा की पत्नी थी। मयंक नड्डा ने अपना आभार प्रकट करने के लिए अभिनव को मौके पर ही 1 अरब का चेक दिया। यह हमारे अस्पताल में कोई रहस्य नहीं है।
यह हर जगह फैल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अनिका का डेट होगा। यह पहली बार है जब मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देख रही हूं। इस पल वह अभिनव का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। वूश! उसके शब्दों पर हर कोई जम गया। यह आदमी, अनिका का डेट, वास्तव में 1 अरब का मालिक है। धन ट्रांसफर की आवाज पहले। वह सब सच थी। अमीषा को केवल अपना चेहरा दर्द से जलता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कि थप्पड़ से सूज गया हो। फिर भी उसने जिद्दी होकर कहा, यह संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को बचाना और वास्तव में उसके लिए 1 अरब मिलना। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, टीवी समाचार ने मरीज को बचाते हुए अभिनव के विस्तृत वीडियो प्रसारित किए। अस्पताल से इंटरव्यू फिर से चलाया जा रहा था, जिसमें मयंक नड्डा को अभिनव को धन्यवाद देने के लिए 1 अरब का चेक लिखते हुए दिखाया गया था। यह दृश्य देखकर अमीषा अब उद्दंड नहीं रह सकी। वह बस अभिनव को घूर रही थी। उसका मुंह ओ आकार में खुला था। आवेश भी अजीब खामोशी में बैठ गया, अपने चेहरे पर डंक महसूस कर रहा था। इस पल बाकी सब ने भी अपना रवैया बदल लिया। वाह अनिका, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी डेट इतनी शानदार थी। न केवल प्रांत का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर नामित किया गया, बल्कि उसके पास अरबों की संपत्ति भी है। उससे शादी करने का मतलब है कि तुम्हें अपने बाकी जीवन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनिका, क्लासमेट्स के रूप में कृपया भविष्य में हमारा ध्यान रखना। यहां यह ड्रिंक तुम्हारे लिए है। मैं इसे पूरा पी रही हूं, तुम आराम से लो। डॉक्टर अभिनव, मैं क्लासमेट अनिका के काफी करीब हुआ करती थी, तुम्हें पता है। चलो परिचित होते हैं, यहां तुम्हारे लिए एक टोस्ट है। फिर पल भर में जो लोग अभिनव को ठग और अनिका को जोकर कह रहे थे, उन्होंने अपनी धुन बदल दी। वे दोनों के चारों ओर इकट्ठा होने लगे, अभिनव को जानना चाहते थे और उसे और अनिका को टोस्ट करना चाहते थे। अभिनव इस बारे में अवाक था। ये किस तरह के क्लासमेट्स थे? ऐसा लगता है कि यह क्लासमेट गैदरिंग वास्तव में इतनी सार्थक नहीं थी। यदि आपके पास पैसा और शोहरत है, तो वे आपके सामने झुकते हैं। यदि आप कंगाल हैं और अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वे आपको नजरअंदाज करते हैं और अमीर और शक्तिशाली क्लासमेट्स के साथ मिलकर आपको रौंदते हैं। वह इन लोगों के करीब नहीं जाना चाहता था, लेकिन अनिका की खातिर बस अनमने ढंग से सिर हिलाया। इस पल सुवर्णा ने भी अपना वाइन ग्लास उठाया और हंसते हुए अभिनव से कहा, डॉक्टर अभिनव, मुझे वास्तव में खेद है। अभी मैंने आपको गलत समझा, आपको ठग समझा और अनिका को आपसे संबंध तोड़ने के लिए मनाने के लिए भागी। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। मैं खुद को एक ड्रिंक के साथ सजा दूंगी। यह कहने के बाद उसने पूरा गिलास पी लिया। अनिका के क्लासमेट्स में से केवल एक जिसे अभिनव नापसंद नहीं करता था, वह यह सुवर्णा थी। कम से कम वह अनिका के पक्ष में थी, हमेशा उसके लिए बोलती थी। अब उसकी माफी का सामना करते हुए अभिनव ने भी अपना वाइन ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस सुवर्णा, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मैं आपको दोष नहीं देता। माफी की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर खुशी हुई, यहां मेरा बिजनेस कार्ड है। डॉक्टर अभिनव, चलो भविष्य में संपर्क में रहें, सुवर्णा ने कहा, जो एक बिजनेसमैन की बेटी थी और नेटवर्किंग में कुशल थी। अभिनव के करोड़ों के मालिक होने और प्रांत का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर नामित होने के साथ वह उसकी नज़र में एक युवा सज्जन था, जानने लायक। उसने तुरंत उसे अपना बिजनेस कार्ड सौंपा। अभिनव ने मना नहीं किया और उसका कार्ड स्वीकार कर लिया। यह देखकर कि इस समय लगभग सभी की निगाहें अभिनव और अनिका पर थीं, अमीषा ईर्ष्या से जल रही थी। देहात की एक सिंड्रेला, वह हर किसी के ध्यान का केंद्र बनने की हकदार क्यों है? अमीषा ने ईर्ष्या से सोचा। इस पल वह कहे बिना नहीं रह सकी, हम्फ, सिर्फ इसलिए कि तुम भाग्यशाली हो, मयंक नड्डा की पत्नी को बचाया और 1 अरब का इनाम मिला, प्रांत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों के लिए कोटा प्राप्त किया। इसमें इतना क्या खास है? यह सिर्फ अच्छी किस्मत है। जब सच्ची गहराई और पदार्थ की बात आती है, तो तुम मेरे ब्रदर आवेश से कहाँ तुलना कर सकते हो? मेरे ब्रदर आवेश की पारिवारिक पृष्ठभूमि और पदार्थ कुछ ऐसा है जिसे तुम देहाती लोग पूरी जिंदगी कोशिश करके भी नहीं पा सकते। सिर्फ कनेक्शन को देखते हुए तुम कहीं भी करीब नहीं हो। जैसे ही ये शब्द बोले गए,
आवेश ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। उसका चेहरा एक बार फिर मुस्कान में बदल गया और उसने कहा, अभिनव, तुम्हें लगता है कि 1 अरब तुम्हें प्रभावशाली बनाता है? तुम्हें लगता है कि प्रांत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक नामित होना तुम्हें प्रभावशाली बनाता है? हम्फ, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं प्रयास करके हासिल कर सकता हूं। लेकिन जो तुम हासिल कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। हालांकि, जो मैं हासिल कर सकता हूं, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैं मेडिकल इंस्पेक्शन के डायरेक्टर ली को भी जानता हूं। अभी हाल ही में मेरी मां और मैंने डायरेक्टर ली के साथ डिनर किया था। उसने कहा, अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए। फिर उसने इसे अपनी नाक के पास रखा, इसे सूंघा और दिखावे से भरे लहजे में जारी रखा, यह सिगरेट मुझे खुद डायरेक्टर ली ने दी थी, मैं इसे बचा रहा हूं और इसे पीने को तैयार नहीं हूं। इस तरह का कनेक्शन, पारिवारिक पदार्थ और पृष्ठभूमि, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने जीवनकाल में कभी इसे हासिल कर पाओगे? हालांकि इस पल, प्राइवेट रूम के दरवाजे से गुजर रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य की आवाज निकाली और कमरे के अंदर की ओर चला गया। ओह, युवा नायक, क्या संयोग है! आप भी यहां डिनर के लिए आए हैं? यह आवाज सुनकर आवेश की पलकें फड़की और उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। जब उसने अपने पीछे वाले आदमी को स्पष्ट रूप से देखा, तो आवेश दंग रह गया और चिल्लाए बिना नहीं रह सका, डायरेक्टर ली। आवेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यहां डायरेक्टर ली से टकरा जाएगा। वह अभी डायरेक्टर ली के साथ भोजन करने के बारे में डींगे मार रहा था और अब वह आदमी खुद सीधे अंदर चला आया। उसने जल्दी से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया और डायरेक्टर ली के पास गया। डायरेक्टर ली, क्या आपको मैं याद हूं? मैं आवेश हूं, सदर्न कैपिटल हॉस्पिटल का एक डॉक्टर। अभी कुछ समय पहले मैंने आपके साथ भोजन किया था। हालांकि डायरेक्टर ली ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसके पीछे खड़े अभिनव की ओर चले गए। डायरेक्टर ली ने मुट्ठी बांधकर अभिनव से कहा, युवा नायक, क्या संयोग है! मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी, वाह! जैसे ही यह कहा गया, सभी को एहसास हुआ कि युवा नायक, डायरेक्टर ली जिसका जिक्र कर रहे थे, वह अभिनव था। यह पता चला कि आवेश का गर्व से दावा किया गया कनेक्शन, डायरेक्टर ली, आवेश से परिचित नहीं था, बल्कि इसके बजाय अभिनव के काफी करीब था। अभिनव ने भी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया, डायरेक्टर ली, नमस्ते। आओ, युवा नायक। आज मैं बगल के प्राइवेट रूम में कुछ बड़े लोगों के साथ भोजन कर रहा हूं। मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। इसके साथ डायरेक्टर ली ने अभिनव का हाथ पकड़ लिया, उसे बगल के प्राइवेट रूम में ले जाना चाहते थे। यह सोचते हुए कि चूंकि वे मिल चुके हैं और डायरेक्टर ली इतने विनम्र थे, अभिनव उन्हें नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था और सिर हिलाया, गिलास खनकाने के लिए बगल में जाने के लिए तैयार हो गया। इसके साथ वह डायरेक्टर ली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्राइवेट रूम से बाहर और बगल वाले कमरे की ओर चल दिया। इस दृश्य पर हर कोई हैरान था। डॉक्टर अभिनव वास्तव में प्रभावशाली हैं। कौन कहता है कि उनके कनेक्शन खराब हैं? अब वह डायरेक्टर ली के सम्मानित अतिथि हैं। अनिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना उत्कृष्ट व्यक्ति मिला। और वह बहुत युवा है। अनिका, भविष्य में मेरा अच्छा ख्याल रखना। फिर इस पल हर कोई फिर से अनिका के चारों ओर इकट्ठा हो गया, उसे केंद्र बना दिया। अमीषा और आवेश के चेहरे जितने बदसूरत हो सकते थे, उतने थे। अभी वे अपने मजबूत कनेक्शन और अपने परिवारों की शक्तिशाली पृष्ठभूमि के बारे में डींगे मार रहे थे। लेकिन उन्हें तुरंत चेहरे पर तमाचा का सामना करना पड़ा। डायरेक्टर ली, जिनके बारे में आवेश ने डींग मारी थी, ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, जबकि अभिनव सम्मानित अतिथि बन गया था। अब जो कोई भी अंधा नहीं था वह देख सकता था कि अभिनव और आवेश के बीच कौन अधिक उत्कृष्ट था। अब तक अभिनव पहले ही डायरेक्टर ली के साथ बगल के प्राइवेट रूम में जा चुका था। दरवाजा धक्का देकर खोलने पर उसने पाया कि अंदर काफी लोग बैठे थे। और वहां 2 लोग ऐसी जगहों पर बैठे थे जिन्हें अभिनव ने पहचान लिया। युवा नायक, मैं आपका परिचय कराता हूं, ये मिस्टर मयंक नड्डा हैं। आप उनसे पहले मिल चुके हैं। और ये जनरल प्राची नागर हैं।
डायरेक्टर ली अभी अभिनव का प्राची नागर से परिचय करा ही रहे थे जब प्राची नागर खड़ी हो गईं और हंसते हुए अभिनव से बोली, मास डिवाइन डॉक्टर अभिनव, क्या संयोग है। मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। वाह। इस बयान ने डायरेक्टर ली को भी चौंका दिया। जनरल प्राची, आप युवा नायक को जानती हैं? डायरेक्टर ली ने उत्सुकता से पूछा। बेशक मैं उन्हें जानती हूं। डिवाइन डॉक्टर अभिनव ने मेरे दादाजी की बीमारी को ठीक किया। वह मेरे रक्षक हैं, प्राची नागर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर डायरेक्टर ली और भी हैरान थे। उन्होंने अभिनव को फिर से देखा और महसूस किया कि उन्होंने उसे कम करके आंका था। उन्होंने सोचा था कि अभिनव केवल मयंक नड्डा द्वारा पसंद किया जाता था, लेकिन वास्तव में उस पर प्राची नागर का भी एहसान था। मुझे डॉक्टर अभिनव के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहिए, डायरेक्टर ली ने चुपके से कहा। डिवाइन डॉक्टर अभिनव, कृपया यहां बैठें। प्राची नागर ने अभिनव को खींचते हुए आश्चर्यजनक रूप से उसे मुख्य सीट पर बैठाया जिस पर वह पहले कब्जा कर रही थी, और वह खुद अभिनव के बगल में बैठ गई, जैसे कि वह अपने पति के पास बैठी पत्नी हो। इस कार्रवाई ने न केवल डायरेक्टर ली और अन्य लोगों को बल्कि मयंक नड्डा को भी आश्चर्यचकित कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्राची नागर डॉक्टर अभिनव के लिए इतना सम्मान रखेंगी। अभिनव ने मना नहीं किया और सीधे बैठ गया। डॉक्टर अभिनव, हेलो हेलो, मैं चिरायु हूं, इस होटल का मालिक। मैं आपको टोस्ट करता हूं। चेयरमैन चिरायु ने अभिनव के लिए अपना गिलास उठाया। वह एक चतुर व्यवसायी था, यह देखते हुए कि प्राची नागर और मयंक नड्डा जैसे लोग किसी के लिए इतना उच्च सम्मान रखते हैं, वह कनेक्शन बनाने की पहल कैसे नहीं कर सकता था। अभिनव थोड़ा चौंक गया जब उसने चिरायु का नाम सुना। आज अनिका के साथ क्लास रियूनियन में जाने के अलावा उसका एक और उद्देश्य था। वह यह देखना था कि क्या वह चिरायु से सदियों पुराना बर्डॉक प्राप्त कर सकता है, जो हेवनली और अर्थली ट्रेजर्स की श्रेणी में भी आता है। यदि वह इसे प्राप्त कर सकता है तो अभिनव इसका उपयोग 9 शिफ्ट लॉन्जेविटी के तीसरे चरण को तोड़ने के लिए कर पाएगा। यह सोचते हुए चिरायु के प्रति अभिनव की नज़र कुछ हद तक उत्सुक हो गई। प्रेसिडेंट चिरायु, हेलो, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना गिलास उठाया, उनके साथ खनकाया और वाइन को एक घूंट में पी गया। चिरायु अत्यधिक सम्मानित महसूस कर रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह बड़ा आदमी जो प्राची नागर और मयंक नड्डा का सम्माननीय अतिथि था, उसे इतना भाव देगा। ठीक जब अभिनव चिरायु के बर्डॉक के बारे में पूछताछ करने वाला था, उस पल दरवाजे से दस्तक की आवाज आई। तुरंत बाद सुवर्णा अंदर चली गई। चिरायु की बेटी और नेटवर्किंग में कुशल होने के नाते इस प्राइवेट रूम में इतने सारे बड़े लोगों की उपस्थिति के साथ वह स्वाभाविक रूप से सभी बड़े लोगों के सामने एक छाप छोड़ना चाहती थी और इस प्रकार विशेष रूप से टोस्ट पेश करने आई थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने टोस्ट करने के लिए दरवाजे में प्रवेश किया, उसने अभिनव को वास्तव में मुख्य सीट पर बैठे पाया। हे भगवान, आखिर यह डॉक्टर अभिनव कौन है, वह मन ही मन चिल्लाई। उसने सोचा था कि इस प्राइवेट रूम में आने वाले अभिनव को इन सभी बड़े लोगों के सामने बेहद विनम्र होने की आवश्यकता होगी, लेकिन अब वह वास्तव में मुख्य सीट पर बैठा था। यहां तक कि उसके अपने पिता भी अत्यंत सम्मान के साथ उसे टोस्ट पेश कर रहे थे। निश्चित रूप से उसके पास एक अरबती प्रांत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर या मयंक नड्डा की पत्नी के जीवन रक्षक की पहचान से अधिक होना चाहिए। कोई और पहचान होनी चाहिए, है ना? सुवर्णा को अंदर आते देख चिरायु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने परिचय कराने की पहल की, डॉक्टर अभिनव, जनरल प्राची, मिस्टर मयंक। यह मेरी सबसे छोटी बेटी सुवर्णा है। सुवर्णा, पहले डॉक्टर अभिनव को टोस्ट पेश करो। तुम भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही हो, इसलिए तुम्हें भविष्य में उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत होगी। सुवर्णा हक्की बक्की दिखते हुए अभिनव को टोस्ट पेश किया। वह डॉक्टर अभिनव, मैं आपको एक टोस्ट पेश करना चाहूंगी। क्या था और अब क्या है, पहचान पूरी तरह से उलट गई थी। यह सोचना भी अकल्पनीय था कि क्लासमेट गैदरिंग की शुरुआत में हर किसी द्वारा तिरस्कृत लिटिल वाइट फेस इतना बड़ा छिपा हुआ रईस निकलेगा। अभिनव ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मिस सुवर्णा, आप बहुत दयालु हैं।
वास्तव में मुझे आपको धन्यवाद देने के लिए टोस्ट पेश करना चाहिए क्योंकि आप हमेशा मेरी अनिका जी के पक्ष में बोलती रहीं। सुवर्णा ने बहुत राहत महसूस की, खुद से कहा कि यह अच्छा था कि उसने शुरू से ही अनिका का समर्थन किया था। अगर उसने अमीषा का पक्ष लिया होता और अभिनव और अनिका को नीचा दिखाने में शामिल होती, तो अब तक उसने अभिनव को पूरी तरह से नाराज कर दिया होता। परिणाम भयानक होते। सौभाग्य से उसने ऐसा बेदिमाग काम नहीं किया था। डॉक्टर अभिनव, आप बहुत दयालु हैं। अनिका और मेरे यूनिवर्सिटी में अच्छे संबंध थे और उसके लिए बोलना केवल सही है। यह देखकर कि सुवर्णा अभिनव से काफी परिचित लग रही थी, प्राची नागर एक सवाल के साथ बीच में आने से खुद को नहीं रोक सकीं। डिवाइन डॉक्टर अभिनव, क्या आप प्रेसिडेंट चिरायू की बेटी को पहले से जानते थे? अभिनव ने सिर हिलाया। वह यूनिवर्सिटी में मेरी अनिका जी की क्लास मॉनिटर थी और उसने उनकी अच्छी देखभाल की। ओह, मैं समझ गई। मिस्टर चिरायू, आपकी बेटी प्रभावशाली है, प्राची नागर ने प्रशंसा की। इस प्रशंसा को प्राप्त करने वाली सुवर्णा उत्साह से भर गई थी। नक्षत्र नगर के 3 नायकों में से एक के रूप में प्राची नागर ने एक महिला के रूप में टाइगर रैंकिंग्स में अपनी जगह बनाई और फीनिक्स स्पेशल कॉम्बैट टीम की चीफ इंस्ट्रक्टर बनी। महिलाओं के बीच एक नायिका, नक्षत्र नगर में अनगिनत लड़कियों की आदर्श। पहले जाह्नवी की आदर्श प्राची नागर थी और जाह्नवी की तरह सुवर्णा भी प्राची नागर की प्रशंसा करती थी। अब अपनी आदर्श से प्रशंसा प्राप्त करते हुए वह रोमांचित कैसे नहीं होती। जनरल प्राची, मैं आपको भी एक टोस्ट पेश करना चाहूंगी। आप हमेशा से मेरी आदर्श रही हैं। आप वह लक्ष्य हैं जिसे मैं अपने पूरे जीवन में पाने की आकांक्षा रखती हूं। सुवर्णा के हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उसने अपना वाइन ग्लास पकड़ा। उसका उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। प्राची नागर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपना गिलास सुवर्णा के गिलास से छूते हुए, नौजवान महिला, आपकी नज़र अच्छी है। डिवाइन डॉक्टर अभिनव के साथ दोस्ती करना आपके जीवन में किया गया सबसे भाग्यशाली काम है। सुवर्णा द्वारा वाइन का गिलास पीने के बाद अभिनव के प्रति उसकी नज़र और भी अधिक उत्सुक हो गई। डॉक्टर अभिनव की पहचान और क्या हो सकती है? यहां तक कि उसकी आदर्श प्राची नागर ने भी उन पर इतनी उच्च प्रशंसा की, यहां तक कि यह कहा जा सकता है उन्हें उच्च सम्मान में रखा। बाद में सुवर्णा ने मयंक नड्डा, डायरेक्टर ली और अन्य लोगों को टोस्ट पेश किया और अंत में प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। जब वह क्लासमेट गैदरिंग में लौटी तो अनिका के प्रति उसका रवैया काफी सुधर गया था। सुवर्णा, उस प्राइवेट रूम में वे सभी बड़े लोग कौन हैं? किसी ने उत्सुकता से पूछा। सुवर्णा ने अंत में कहने से पहले एक पल के लिए विचार किया, वहां जनरल प्राची नागर, मिस्टर मयंक नड्डा, डायरेक्टर ली और अन्य लोग हैं। क्या? प्राची नागर और मयंक नड्डा के नाम सुनकर हर कोई दंग रह गया। विशेष रूप से प्राची नागर के नाम के उल्लेख ने हर किसी से चीखों की लहर पैदा कर दी। यहां कई महिलाएं प्राची नागर की प्रशंसक थीं और उन्हें अपना आदर्श मानती थीं। यहां तक कि अमीषा भी प्राची नागर को एक आदर्श मानती थी। वह अपने आप में बड़बड़ाई, उस प्राइवेट रूम में वास्तव में प्राची नागर हैं। अपने जीवन में मैं बस प्राची नागर जैसा कोई बनना चाहती हूं। अगर मैं उनके कद की कोई हो सकती तो अभिनव जैसे छोटे लोग मुझे देखते ही घुटनों पर कमजोर हो जाते। अमीषा की बातें सुनकर सुवर्णा ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम, अमीषा, इस जीवनकाल में जनरल प्राची जैसी बनना चाहती हो? सपने देखते रहो। भले ही तुम दिवास्वप्न के माध्यम से प्राची नागर जैसी कोई बन जाओ, डिवाइन डॉक्टर अभिनव तुमसे नहीं डरेंगे। ध्यान रहे, यहां तक कि प्राची नागर ने भी अभी प्राइवेट रूम में डिवाइन डॉक्टर अभिनव के लिए बहुत सम्मान दिखाया था। इस पल प्राइवेट रूम में अभिनव ने आखिरकार चिरायू से बर्डॉक के बारे में पूछताछ शुरू की। प्रेसिडेंट चिरायू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने सुना है कि आपने कुछ दिन पहले एक सदियों पुराना बर्डॉक खरीदा था, अभिनव ने पूछा। चिरायू पल भर के लिए चौंक गए, फिर जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, डॉक्टर अभिनव, आप वास्तव में अच्छी तरह से सूचित हैं। मेरे हाथ में वास्तव में ऐसा एक सदी पुराना बर्डॉक है। अभिनव की भौहें फड़की और उसने जल्दी से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रेसिडेंट चिरायू इसे अलग करने और उस सदी पुराने बर्डॉक को मुझे बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं? मैं इसे खरीदने के लिए पहले से अधिक कीमत की पेशकश करने को तैयार हूं। यह सुनकर
चिरायु के चेहरे पर अनिच्छा दिखाई दी। उन्होंने अपने विकल्पों को तौला और अंत में कहा, डॉक्टर अभिनव, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन वह सदियों पुराना बर्डॉक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं इसे आपको नहीं बेच सकता। अभिनव शुरू में इन शब्दों पर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर वह मुस्कुरा दिया। प्रेसिडेंट चिरायु, मैं शायद अनुमान लगा सकता हूं कि आप मुझे बर्डॉक क्यों नहीं बेचना चाहते, अभिनव ने कहा। ओह! डॉक्टर अभिनव, आप अनुमान लगा सकते हैं? तो आपको मेरी स्थिति समझनी चाहिए। वह बर्डॉक वास्तव में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वास्तव में इसे आपको नहीं बेच सकता। चिरायु ने सूखी खांसी की। प्रेसिडेंट चिरायु, अगर मैं आपकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने में मदद कर सकूं, तो क्या आप मुझे बर्डॉक बेचेंगे? तुरंत चिरायु दंग रह गए, फिर कुछ उत्साह से बोले, डॉक्टर अभिनव, आप मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं? बेशक, अभिनव ने जवाब दिया। तुरंत चिरायु ने कहा, डॉक्टर अभिनव, अगर आप वास्तव में मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं, तो सदी पुराना बर्डॉक मैं इसे खुले हाथों से पेश करूंगा, आपको उपहार के रूप में देने के लिए। ठीक है, सौदा पक्का। अभिनव खुश था। केवल अंतिम एक्यूपॉइंट को खोलने और 9 शिफ्ट लॉन्जेविटी के तीसरे चरण को सफलतापूर्वक तोड़ने के लिए सदी पुराने बर्डॉक को प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था। उस समय खुशी के दिन आ रहे थे।